उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कार्यशाला सीएम धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। मानसून सीजन 2025 की तैयारियों पर किया मंथन। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। सीएम धामी ने अहिल्याबाई की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। कहा, उनका जीवन धर्म के प्रति समर्पण की मिसाल। उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रजिता चौयाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। माना जा रहा है कि निजी कारण है। शासन स्तर से निर्णय लिए जाना अभी बाकी। हरिद्वार में चेन स्नैचिंग करते स्टैचू और बाइक से गिरा। घटना सीसीटीवी में कैद। जान बचाकर भागा चोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 1 जून सुबह 6 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग में होंगी रवाना और सुबह 9 बजे हर की पैड़ी पहुंचकर करेंगी गंगा पूजन। 11 बजे कंखल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ भी सत्संग करेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तराखंड आने वाली है। 11 बजे कंखल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करेंगी। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ सत्संग करेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कश्यप हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनोज, दिल्ली के मुख्यमंत्री का उत्तराखंड में आगमन होने वाला है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल नीचे देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है कल हरिद्वार पहुंचेगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे प्रशासन ने कर ली गई है। जो समय दिया गया है वो करीब 6 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना होकर करीब 9 बजे हर की पौड़ी पर पहुंचेगी, जहां गंगा माता की पूजा अर्चना करेगी। उसके बाद भी इनके कई कार्यक्रम में साधु संत आशीर्वाद भी यहाँ पे लेगी और स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ में जो है दोपहर का भोजन भी उनके साथ में वहाँ पे होगा। और जो सत्संग कार्यक्रम रखा गया उसमें प्रतिभाग करेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिन भर का जो कार्यक्रम उनका रहने वाला है हरिद्वार के अंदर, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो भी प्रशासन ने पूरी कर ली गई। और यहाँ पे कल जो हरिद्वार को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा, तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की जाएगी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब हरिद्वार आएगी तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता होंगे वो भी उनके साथ में प्रतिभाग करेंगे सत्संग कार्यक्रम में, और यहाँ पे साधु संतों का भी वो आशीर्वाद लेगी। जी मनोज, इस तरीके से देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री पहली बार उत्तराखंड आने वाली है, हरिद्वार पहुंचेंगी गंगा पूजन के लिए। अध्यात्म के अलावा क्या विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहने वाले हैं मनोज? बिल्कुल देखिए, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता शपथ के बाद में पहली बार हरिद्वार पहुंचेगी। यहाँ पे सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम है वो करीब 9 बजे हर की पौड़ी पर रखा गया है, जहाँ पे गंगा सभा के जो पदाधिकारी होंगे वो सबसे पहले उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गंगा आरती में भी बताया जा रहा है वो शामिल होगी। शाम के समय गंगा आरती होती है, 6 बजे का करीब समय रखा गया, उसमें वो शामिल होगी। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है गंगा पूजन के बाद में जो है तमाम जो साधु संत है उनसे वो मुलाकात करेगी, उनका आशीर्वाद लेगी। यहाँ पे जिस तरीके की चारधाम यात्रा भी चल रही है उसका भी जायजा यहाँ पे ले सकती है, क्योंकि तमाम जो दिल्ली हरियाणा पंजाब से आने वाले श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते, तो तमाम चीजों का जो है यहाँ पे जानकारी भी जुटाई जाएगी। किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे उनके साथ में भी यहाँ पे विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साधु संतों के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय विधायक होंगे मदन कौशिक, वो भी उनके साथ में शामिल रहेंगे। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में पहुंचकर शुभारंभ किया है। कार्यशाला में मानसून 2025 की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले सभी संबंधित विभागों को सजग, सतर्क और पूरी तरीके से यहां पर आहूत करना होगा। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बारिश के चलते वनकनी की घटनाओं में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए हम तैयार रहने वाले हैं।
यदि इन सभी इकाइयों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो जाए, संवाद अच्छा हो, स्पष्ट कार्य विभाजन न हो, तो राहत और बचाव कार्यों में विलंब होगा, जिससे धन भी ज़्यादा लगेगा, जन की हानि भी बढ़ सकती है। अनेक प्रकार का इसका जो आपदा का प्रभाव कम होना चाहिए वो अधिक हो सकता है। इसलिए विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन में जन भागीदारी का होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जो जानकारी, जो समझदारी, सूझबूझ उनसे हमें प्राप्त हो सकती है, सच में वो हमारे लिए बहुत आपदा प्रबंधन के समय में मदद का काम कर सकती है। मेरा मानना है कि जब तक समाज जागरूक, प्रशिक्षित और सतर्क नहीं होगा, तब तक किसी भी सरकारी प्रयास का जो हमारा प्रभाव है वो बहुत सीमित होगा। उसको विस्तार तभी मिल सकता है, उसको और प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर लोगों का भी और जन समर्थन हमको प्राप्त हो। क्योंकि आपदा की स्थिति में स्थानीय नागरिक ही मौके पर उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियां, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, युवा समूह, महिला समूह, स्वयंसेवी संगठन, रेड क्रॉस एवं अनेक ऐसी संस्थाएं जो प्रशिक्षित एवं उनको एक सशक्त बनाना भी अति आवश्यक होता है। साथियों, यदि हम आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटना चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाना होगा। जैसे हमने 2024 में गौरीकुंड में बादल फटने की घटना के दौरान प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर आपदा के प्रकोप को काफी हद तक कम किया था और हजारों लोगों को आज जो है तो पूरे हुई थी। और मैं स्वयं उस दिन वहाँ पर पहुँचा था लिपचौली में, और काफ़ी तरह का, चूँकि उससे पहले पूरी रात भर आपदा रही। देहरादून में बड़ी आपदा थी उस दिन। देहरादून के साथ साथ टिहरी में, गुत्तू में और घनसाली क्षेत्र में बादल फट गया था, जहाँ के बारे में विनय रोहिला जी बता रहे थे। और सच में आपदा के समय में हम लोगों के साथ खड़े होकर तत्काल रूप से उनको मदद देकर बहुत प्रकार का जो उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उस समय जो उनकी एक बहुत ऐसी स्थिति होती कि कोई हमारे साथ नहीं है, उस समय हम उनके साथ खड़े हो जाए तो उनका काफ़ी दर्द कम किया जा सकता है। और जो रोहिला जी ने बताया, यहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर बादल फट गया था घनसाली के पास, और बादल फटने के बाद एक बहुत दर्दनाक हादसा वहाँ पर हुआ कि एक बुजुर्ग माता, जिनकी आयु मुझे लगता है कि 100 वर्ष के आसपास रही होगी, 90 से 100 के बीच में, उनके परिवार की, उनका बेटा, उनकी बहू और वहाँ शायद साथ में काम करने वाले कोई, एक छोटा सा होटल था, वो होटल चलाते थे। और रात में बादल फटा और तेज पानी आने के कारण से वो होटल समेत वो सब के सब बह गए। और उनके घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको पता ही नहीं था कि अब मेरे बहू और मेरे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक पोता दिल्ली में कोई काम करता था, वो भी रास्ते में आ रहा था, मतलब कोई सहारा नहीं उसके बाद। बहुत ही मैं सच बताऊं तो देखने के बाद अत्यधिक जो एक कष्ट होता है, मानवीय संवेदनाएं जिसके अंदर भी हों, तो उस समय बिल्कुल ऐसा हो गया कि आंखों से आंसू गिर जाएंगे। महिलाओं ने घेर रखा था और माता जी को पता ही नहीं कि मेरी देखभाल करने वाले हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, मैं माता जी से हम लोग मिले और हर संभव जो भी हम लोगों ने कहा कि प्रशासन के सारे लोग थे, जिले के सारे अधिकारी थे, मेरे साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी गए हुए थे। हम लौटने लगे तो बहुत सारी महिलाएं थी, कम से कम मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में। अब वो मिलने को आने लगी, लेकिन हमारे जो प्रशासन के लोग थे उनको लगा कि मैं बीच में जाऊंगा तो कोई हो सकता है कि किसी प्रकार से कुछ भी एक जैसी आशंका रहती है। लेकिन मैंने देखा कि जब वो गाड़ी की तरफ में जा रहा था तो बार बार जो है मेरी तरफ सब आ रही थी। तो मैंने कहा रुक जाइए, तो गाड़ी रुको। और
जैसे ही मैं उनके बीच में गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैंने भी उनको पकड़ लिया। सब महिलाओं हम सभी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं भी उनके बीच में चला गया और जैसे मैं उनके बीच में गया उन्होंने मेरे को अपने उसमें लिया और सब रोने लगी। तो एक उनके मन का जो गुबार था, दर्द था कि भाई कम से कम हमारी बात सुनी जा रही है। इतने भर से सारी की सारी शांत हो गई और जो आपदा राहत का काम था वो काम हमारे प्रशासन के लोग सब कर रहे थे। इसी प्रकार इसके बाद घनसाली से मैं गुप्तकाशी गया, गुप्तकाशी लिंचौली गए और वहाँ जब मैं गया तो मुझे बड़ी मन में मेरे आशंका थी कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और एक कल रात से इसमें इतने हजारों लोग रुके हुए हैं और हजारों लोग ये रात में इन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा, भूखे होंगे, प्यासे होंगे या ठंड भी लग रही है, कुछ लोगों को दवाइयाँ भी नहीं मिली होंगी। तो ये मेरे मन में आशंका थी कि मुझे देखते ही जरूर ये लोग भी कुछ न कुछ जो है आक्रोश प्रकट करेंगे। देहरादून में पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अहिल्याबाई के जीवन को लेकर यहाँ पर प्रकाश डाला गया, सभी यहाँ पर मौजूद रहे और ऐसे में सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका जीवन सेवा, न्याय और धर्म के प्रति समर्पण की अमिट मिसाल है। हमारी धार्मिक जो धरोहरें हैं उनको जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है उसे शब्दों में बयान करना कठिन है और सच में इतने विस्तार से सारे वक्ताओं ने बात कर दी है, उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। और मैं इतना ही नहीं, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य, अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान में सुनिश्चित करने का काम हुआ है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां एक और हम केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण में अनेक कार्य कर रहे हैं, वहीं यहीं पर हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है। अभी आज से 3 दिन पहले इसी सभागार में परिवहन विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको हम उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उस प्रदान करने का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। सच में मैं बताऊं तो उसमें 50% से अधिक भागीदारी नियुक्ति पाने वालों की वो हमारी बहनों की थी, मातृशक्ति की थी। साथियों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को भी
सुरक्षित रखने को पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और उस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा हम सबको गौरव है कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है और मां गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री हमारे राज्य से निकल गई है। राज्य के अंदर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग, हर पंथ और हर समुदाय के व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का एक समान कानून सबके लिए यहाँ लागू हो गया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है और ये नकल कानून लागू होने से पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अव्यवस्था होती थी, परीक्षाओं में किस प्रकार की धांधली होती थी, कैसे पेन ड्राइव से नकल होती थी, कैसे नकल माफिया हावी रहते थे, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनका वो हक नहीं मिल पाता था जिसके लिए वो हकदार होते थे, उनके साथ लगातार अन्याय होता था, उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा था, आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी, गरीब माता पिता के जो सपने थे वो लगातार टूट रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत की और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम हमने किया और साथ में देश का सबसे सख्त नकल कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक हम अपने युवा भाई बहनों को देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जयाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि निजी और पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। रचिता जयाल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब इस पर राज्य शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल यहां पर भारत सरकार को भेजी जाएगी। तो आपको बता दें कि रचिता जयाल ने इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस अधिकारी रचिता जयाल ने इस्तीफा दिया है। निजी कारणों को उन्होंने बताया है, जिससे कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहती हूं। एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात थी रचिता जयाल। पूर्व में राज्यपाल की एडीसी भी रह चुकी हैं रचिता जयाल और उसके बाद ये निर्णय लिया है, जिसको लेकर अब भी उच्च अधिकारियों से निर्णय यहाँ पर लिया जाना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी अचानक से इस्तीफा दे रही हैं, तो उसके अलावा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी फाइल भारत सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद ही मंजूरी मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि रचिता जयाल ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि निजी और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आईपीएस अधिकारी रचिता जयाल ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, निजी उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता जयाल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, हालांकि उन्होंने जो है निजी कारण बताए हैं, पारिवारिक कारण बताए हैं, उसको चलते जो है इस्तीफा दिया है, क्योंकि वर्तमान में जो है एसपी विजिलेंस के पद पर जो है रचिता जयाल तैनात थी और ऐसे में अगर देखा जाए तो पहले भी जो है पूर्व में राज्यपाल की एसडी रही हैं, तो तमाम पदों पर रही हैं और ऐसे में अचानक जो है पारिवारिक निजी कारण ये कहकर के हवाला देकर जो इस्तीफा जो डीजीपी को सौंपा गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे काफी कारण माने जा रहे हैं।
हालांकि देखा जाए तो तेज तर्रा रही हैं, काफी चर्चाओं में रही हैं, काफी इन्होंने काम किया है, लेकिन एक अचानक एक आईपीएस जो सपना देखता है कि जीवन भर वो देश की सेवा करेगा, देश के लिए काम करेगा, लेकिन अचानक इस तरह से पारिवारिक कारणों के चलते जब इस्तीफा देता है तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। हालांकि जो फाइल है वो अभी केंद्र को जाएगी, वहां से संतुष्टि होगी, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं एकदम से अचानक जिस तरह इस्तीफा दिया है ये चर्चाओं का विषय बन गया जी। तो जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी उच्च अधिकारियों से मंजूरी मिलनी बाकी है भारत सरकार के द्वारा, तो आखिरकार ये निर्णय कब तक लिया जाएगा? क्या फाइल पास ऑन हो चुकी है? हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो है हालांकि रचिता जुएल जो है उनसे पूछा जाएगा और पूछने के बाद उनसे भी जो है कहीं ना कहीं विभागीय कोई कारण तो नहीं है, ये जानने की कोशिश जो है वो विभाग करता है और ये भी किया जाएगा। उसके बाद जो है अगर वो अपने पारिवारिक कारण ही बताती हैं तो उसके बाद जो है इनकी फाइल को केंद्र को भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से संतुष्टि मिलेगी जब ये इस्तीफा मंजूर होगा। हालांकि इसके ये देखना है कि उनसे जो बात है वो विभागीय तौर पर की जा चुकी है क्या, और उसके बाद जो है आगे का निर्णय किस तरह से रहने वाला है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल शहर में वीकेंड में पर्यटन गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। वहीं लोगों की शिकायत थी कि टोल चुंगी पर यहां पर पर्ची काटने में देरी होने पर जाम लगने की समस्या आ रही है, जिसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की ओर से शहर की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया। इसके मद्देनजर टोल टैक्स का निरीक्षण किया गया, जहां पर यूपीआई और पर्ची के माध्यम से शुल्क किया जा रहा है, जिसकी जांच की गई। टोल कर्मियों को पर्ची काटने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नर ने पैदल मॉल रोड पर साफ सफाई व्यवस्था और मॉल रोड स्थित छोटे बड़े सभी नालों का जायजा लिया है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हर हफ्ते नालियों की सफाई जरूरी है। और देखिए, इंस्पेक्शन इसलिए किया था कि अभी वीकेंड्स पे आप जानते हैं कि पर्यटन गतिविधियां फिर से अभी बढ़ रही हैं और अच्छी आमद नैनीताल सिटी में हो रही है। अभी मैं डेटा पूछ रहा था पालिका से, तो कल का ही जो फिगर है आपका 2000 के आसपास अलग अलग टोल से जो निकला है, तो इसमें एक तो शिकायत ये आ रही थी कि थोड़ा धीरे ये कट रहे हैं टिकट, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। और दूसरा ये भी था कि दोनों ही सिस्टम्स चल रहे हैं, यूपीआई का भी और पर्ची का। वो तो खैर ठीक है, बहुत से लोग यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको थोड़ा तेज़ किया जाए। साथ ही साथ जो काम हो रहा है पार्किंग का हो चाहे टोल का हो, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसमें जो रेवेन्यू आ रहा है वो शुद्ध रूप से पालिका को मिलना चाहिए और उसके बाद वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, पालिका के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में उसको खर्च होना चाहिए। पहले से जो व्यवस्था सफाई की मैंने देखी है उसमें इम्प्रूवमेंट है, मॉल रोड में भी इम्प्रूवमेंट है और पार्किंग में भी इम्प्रूवमेंट है और वो दिख भी रहा है। साथ ही साथ जो हॉकर्स दोनों तरफ रहते थे उसमें भी मुझे लगता है पहले से बेहतर मैनेजमेंट यहाँ पे किया गया है। एक ही चीज़ में सुधार लाना है कि जो आसपास शॉपकीपर्स हैं जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, इसमें एक थोड़ी गलत प्रथा है कि शाम को 10 बजे के बाद सभी लोग मिल के कूड़ा खुले में डाल देते हैं। तो ये हमारा अपना शहर है, इसको अपना समझते हुए पालिका से कहा गया है कि पहले कोई मुनादी कराएं, अवेयरनेस करें कि पालिका ये उनसे कहे कि ये तो डस्टबिन में डालें या फिर होल्ड करें, सुबह ले जाएं, किसी भी तरीके से उसको खुले में ना छोड़ें। इससे बहुत ख़राब है, मुझे लगता है इंप्रेशन जाता है। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं विवाद होता नजर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए टोल प्लाजा में जीएम सौरभ यादव ने यहां पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे गाइडलाइंस के तहत अब कमर्शियल वाहनों को टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा। हालांकि लोकल गाड़ियों को पहले ही छूट मिलती रहेगी। सौरभ यादव ने कहा कि किसान यूनियन के नाम पर चल रही फर्जी गाड़ियों पर सख्ती बरती जाएगी और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।